आज की क्लास में हम बात करेंगे संविधान की विशेषताओं के बारे में। संविधान में कौन कौन सी विशेषताएं हैं, जहां से हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, वो सारे पॉइंट्स हम यहां पर क्लियर करेंगे आज और देखेंगे कि कौन कौन सी विशेषताओं से युक्त हमारा संविधान आज है। तो देखिए, पहली विशेषता पर बात करेंगे कि भारतीय संविधान एक लिखित संविधान का उदाहरण है, और दूसरा, संविधान विशालता में विश्व में सबसे बड़ा संविधान भारतीय संविधान है। तीसरा, भारतीय संविधान के बारे में कहा जाता है कि भारतीय संविधान कम कठोर और अधिक लचीले संविधान का उदाहरण है। साथ ही साथ आजकल काफ़ी चर्चा रहती है भारतीय राजनीति में कि पंथनिरपेक्षता क्या है। तो पंथनिरपेक्षता भारतीय संविधान की एक विशेषता है। इसके बारे में भी हम आज इस बिंदु को पूरा क्लियर करेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि संविधान में देखिए विशेषता मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों की है, और अंत में संघीय प्रकृति, भारत क्या है, संविधान क्या है और किस प्रकार का राज्य भारत को संविधान निर्मित करता है, उसके बारे में बात वीडियो में संविधान का उदाहरण है। एक प्रश्न यहाँ एक और उठता है कि किस देश का संविधान लिखित है, और एक प्रश्न उठता है कि किस देश का संविधान अलिखित संविधान का उदाहरण है। तो देखिए, भारतीय संविधान लिखित संविधान है, इसकी विशेषता है। दूसरी तरफ एक क्वेश्चन आता है, तो कहाँ का संविधान अलिखित है? इंग्लैंड या ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान का उदाहरण है। अब ये प्रश्न उठता है कि ये अलिखित क्यों है और ये लिखित क्यों है। तो इसके बारे में हमने सबसे पहला जो वीडियो बनाया है उसमें पूरा क्लियर किया गया है कि संविधान लिखित या अलिखित किन अर्थों में होते हैं। तो वहाँ पूरा इसको देख सकते हैं, पूरा कंसेप्ट दिया हुआ है। बात करते हैं भारतीय संविधान की लिखित होने की। तो देखिए, भारतीय संविधान एक भारतीय संविधान सभा द्वारा निर्मित किया गया। भारतीय संविधान सभा का निर्माण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में किया गया था। इसने 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में इस संविधान को तैयार किया। इस तरह से एक निश्चित समय सीमा के अंदर भारतीय संविधान सभा ने इसका निर्माण किया, अतः एक लिखित संविधान का उदाहरण कहलाएगा। शब्दों में कहा जाता है कि भारतीय संविधान का निर्माण भीमराव अंबेडकर द्वारा किया गया है। तो देखिए, ये जो आपका जो प्रश्न उठते हैं हमारे, उसको शांत करते हैं। बात यह है कि अगर प्रश्न आता है कि संविधान का निर्माण किसने किया, और ऑप्शन में अगर संविधान सभा है, तो फिर हम उसका आंसर संविधान सभा ही लगाते हैं, क्योंकि ये संविधान निर्माण के लिए बनी संस्था थी, इसी द्वारा संविधान का निर्माण किया गया। इस संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान को सराहते हुए उन्हें संविधान का निर्माता कहा जाता है। अगर संविधान सभा प्रश्न में ना हो, ऑप्शन में ना हो, तो हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का निर्माता चुन सकते हैं उसमें। 26 नवंबर 1949 को किया गया। इस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ। इसी दिन संविधान को पारित हुआ, और इस दिन 284 सदस्यों ने साइन किए। ध्यान रखें, फर्स्ट साइन जो इस पर किए गए वो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किए गए थे। एट प्रेजेंट उस समय 284 मेंबर्स उपस्थित थे संविधान सभा में, जिन्होंने संविधान की 2 प्रतियों पर, एक हिंदी और एक इंग्लिश की, दोनों प्रतियों पर अलग अलग हस्ताक्षर करके संविधान को पारित घोषित किया गया, जिसमें पहले साइन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किए गए थे। और देखिए, संविधान का अगर हम बात करें कि लेखक कौन है, ध्यान रखें, संविधान को हाथ से लिखा गया। पहला जो संविधान है हमारा वो हैंड रिटन है। तो हाथ से किसने लिखा? हाथ से लिखने वाले जो इसके लेखक थे वो थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि संविधान को हाथ से किसने लिखा, कैलीग्राफर इसके कौन है। तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इसको हाथ से लिखा, तैयार किया। संविधान जो ओरिजिनल बुक संविधान की है हमारी, वो दिल्ली के सचिवालय में अभी भी प्रिजर्व की गई है, रखी हुई है। ये क्वेश्चन भी SSC में पूछा गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि संविधान हमारा लिखित किन अर्थों में है। संविधान को फाइनली लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरे देश में प्रभावी रूप से लागू कर दिया गया। बात करें 26 नवंबर 1949 की तिथि की,
तो ये तिथि भी उल्लेखनीय है। इस तिथि को भारतीय संविधान पारित हुआ और बनकर तैयार हुआ। इस तिथि को अब भारतीय सरकार संविधान दिवस के रूप में, विधि दिवस के रूप में या कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाती है। साथ ही ये तिथि भारतीय संविधान के स्वीकार करने की तिथि कहलाती है, या ऐसे कहते हैं अंगीकार करने की तिथि कहलाती है। इस दिन भारतीय संविधान अंशतः स्वीकार कर लिया गया। कुल मिला के 16 अनुच्छेद भारतीय संविधान के 26 नवंबर 1949 को ही स्वीकार कर लिए गए। बाकी रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आपका 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारतीय संविधान के विशालता की बात करें तो भारतीय संविधान विश्व का सबसे विशाल संविधान है। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद और 22 भाग के होते हुए इसके आसपास कोई अन्य संविधान नहीं है। तो देखिए किस अर्थ में हम इसको देखते हैं। बात करते हैं भारतीय संविधान के मूल, संविधान के विशेषताओं की और वर्तमान में संविधान की क्या स्थिति है ये देखते हैं। देखिए जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तब स्थिति क्या थी। तब भारतीय संविधान देखें तो भारतीय संविधान में कुल मिला के 22 भागों को रखा गया, यानी कि संविधान में कुल मिला के 22 चैप्टर हैं। 22 टॉपिक को 22 भागों में इन्होंने डिवाइड किया, वो इसके पार्ट्स या भाग कहलाएंगे। साथ ही साथ इन भागों में जो इन्होंने बातें की, कानून का वर्णन किया, वो जो हर एक अनुच्छेद, हर एक पॉइंट जो आगे बढ़ता गया 1 से लेकर 395 तक हुए, जिन्हें हम अनुच्छेद कहते हैं, वो संख्या रही 395। तो 395 आर्टिकल्स टोटल हमारे संविधान में वर्णित किए गए। अब कुछ बातें ऐसी थी जो संविधान में अनुच्छेद में कहने से रह गई या उनकी व्याख्या ज़्यादा बड़ी हुई थी, जिन्हें अनुच्छेद में करना संभव नहीं हो पा रहा था। तो उसके लिए संविधान निर्माताओं ने संविधान के अनुच्छेद के अतिरिक्त अनुसूचियाँ जोड़ी, एक अलग लिस्ट बनाई और उस लिस्ट में उन विषयों को वर्णित किया, व्याख्यायित किया, जिन्हें अनुसूचियाँ कहते हैं। ये अनुसूचियाँ उस समय 8 थी। तो क्वेश्चन ये है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो ये हैं कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं। ध्यान रखें, सिंपल सा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं, तो आंसर आप 22 ही देंगे, क्योंकि 1 से लेके और 22 तक 22 भाग कहलाएंगे। समानता वो ओरिजिनल की पूछ रहा है। साथ ही अगर समानता क्वेश्चन पूछता है भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तब भी हम आंसर 395 ही लगाएंगे। लेकिन अगर पूछता है कि अनुसूचियाँ कितनी हैं या मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, तो 8 है। लेकिन पूछता है वर्तमान में कितनी है, तो फिलहाल अनुसूचियाँ बढ़ गई हैं। वो हम इस तरह से आंसर देंगे इसका। दूसरी तरफ बात करें वर्तमान स्थिति संविधान में क्या रही है, तो देखिए दुनिया का कोई भी संविधान दुनिया का कोई भी संविधान कभी भी स्थायित्व संविधान नहीं बन सकता। संविधान फ्लेक्सिबल होते हैं। संविधान में हमेशा संशोधन करने की गुंजाइश बनी रहनी चाहिए और इसी उद्देश्य को भारतीय संविधान में भी अपनाया गया है, ताकि भारतीय संविधान में समय और परिस्थितियों के अनुसार भारतीय संसद उनमें बदलाव कर सके। इन्हीं बदलावों के साथ भारतीय संविधान की स्थिति अब पहले से कुछ बदल गई है। जैसे वर्तमान स्थिति की हम बात करें तो अब तक भारतीय संविधान में कुल मिला के आज की तारीख तक 104 संशोधन किए जा चुके हैं। तो पहला संशोधन जो हमारा हुआ था संविधान में, वो संविधान लागू के होने के पहले साल के अंदर ही कर दिया गया 1951 में, और तब से लेकर 2019 तक हमारे 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं। इस तरह से इन संशोधनों के द्वारा संविधान में कुछ परिवर्तन किए गए हैं, और वो परिवर्तन आपके कहाँ लागू होंगे, या तो पार्ट्स में लागू होंगे, आर्टिकल्स में लागू होंगे और अनुसूचियों में लागू होंगे। तो इनमें बदलाव तो करना निश्चित ही बनता है। इसी तरह से हम बात करें, पहले बात करते हैं पार्ट्स की, तो संविधान में अब पार्ट्स की स्थिति क्या है। तो देखिए हुआ ये है कि 22 भाग थे। अब जब भारतीय सरकार ने, संसद ने 7वां संविधान संशोधन किया, तो राज्यों को जो कैटेगरी थी हमारी 4, उनको हटा के आपके 2 स्थिति में रखा उन्होंने, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में। तब एक भाग था हमारा 7th, जिसको समाप्त कर दिया गया। तो 7वां भाग जो था संविधान का, वो
7वें संविधान संशोधन 1956 में समाप्त कर दिया गया। अतः ये अब पार्ट में नहीं है, रिपील कर दिया गया है। अतः संविधान के भाग बचे 21। लेकिन समय समय पर संशोधन करके संसद ने इन में आपके 4 और सब पार्ट्स जोड़े हैं। अतः इन सब पार्ट्स को देखते हुए भारतीय संविधान में भाग 25 काउंट किए जाएंगे। ये है आपके 4th ए फंडामेंटल राइट्स है, 9th ए है, 9th बी है और 14th ए है। इस तरह से ये हमारे भाग। अब क्वेश्चन देखिए क्या है। अगर क्वेश्चन पूछता है वर्तमान में कुल कितने भाग हैं, कितने हो गए हैं, संशोधन के बाद कितने भाग हो गए हैं, तब हम 25 लगाते हैं। अन्यथा संविधान में कुल कितने भाग हैं, सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, वर्तमान पे जोर नहीं है, तब हम आंसर लगाते हैं 22। क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही अनुच्छेद की कहानी है। अनुच्छेद जो है हमारे वो 395 थे। अब चूंकि संविधान संशोधनीय है, परिवर्तनीय है, तो समय समय पर इसके बहुत सारे अनुच्छेदों में संशोधन किया गया है, बदलाव किया गया है। कुछ संशोधन हटाए गए हैं तो कुछ आपके अनुच्छेद हटाए गए हैं तो कुछ उनमें संशोधन किया गया है। जैसे ओरिजिनल संविधान में हमारे 395 अनुच्छेद थे। अभी भी हम इसको काउंट करते हैं, लेकिन इन्हें बदलाव के बाद जो संशोधन हमारे के बाद जो अनुच्छेद हुए हैं वो लगभग आज काउंट किए जाते हैं 470। तो ऐसा लगभग 470 है। ध्यान रखें ये स्थायी संख्या नहीं होती है, तो इसके लिए ज़्यादा आप चिंतित ना हो। परिवर्तनीय है, बदलती रहती है। संसद आपके संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेदों को कम या अधिक करती रहती है। अभी बहुत लंबे समय तक 444 का संख्या चली, फिर 448, कभी 456, ऐसे कई सारे आपकी वेरिएशन किताबों में और नेट पर आपको मिल जाएगी। तो लगभग में क्वेश्चन पूछा जाता है, लगभग इसके आसपास की संख्या पूछी जाएगी। क्वेश्चन वही होगा वर्तमान में क्या स्थिति है। अगर जनरली क्वेश्चन पूछता है, सामान्यतः क्वेश्चन पूछता है कि संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो आप ध्यान रखेंगे 395 अनुच्छेद हैं, वही आप लगाएंगे। संविधान के अनुसूची के बारे में कोई ऐसा कन्फ्यूजन नहीं है। संविधान में, मूल संविधान में अनुसूचियाँ कुल मिला के 8 थी, जिन्हें बढ़ा के 12 कर दिया गया है। तो यहाँ ऐसा कोई कन्फ्यूजन नहीं है, 12 अनुसूचियाँ हैं। क्वेश्चन बनता है हमारा मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो 8 है, और संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो अब आपकी 12 है। तो इसमें ऐसा कोई कन्फ्यूजन देखने को नहीं मिलता है। भारतीय संविधान के निर्माण में भारतीय संविधान निर्माताओं ने विश्व भर के संविधानों का अध्ययन किया। लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन संविधान निर्माताओं ने किया और उसके पश्चात भारतीय संविधान को निर्मित किया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारतीय संविधान पर भारतीय संस्कृति, भारतीय स्वतंत्र संग्राम, भारतीय जो नेतृत्व था, नेता थे, उनके दृष्टिकोण, उनकी फिलॉसफी, उनके दर्शन के प्रभाव के साथ साथ काफ़ी सारे विदेशी और अन्य देशों के संविधान का भी इस पर प्रभाव देखने को मिलता है। इस कड़ी हम देखें स्रोत की अगर बात करें तो देखिए पहला जो बिंदु है वो है संविधान के मेजर सोर्स या प्रमुख सोर्स क्या रहे। 1935 का सबसे अधिक प्रभाव भारतीय संविधान पर देखने को मिलता है। लगभग 80% तक प्रावधान हमारे भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। तो सबसे बड़ा सोर्स है, ध्यान रखें ये। और लगभग 250 अनुच्छेदों को बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया गया, जैसे वो 1935 के अधिनियम में थे, बिल्कुल एज इट ऐसे ही यहाँ पर ले लिए गए। तो एक बड़ा स्रोत है संविधान का। इसके अतिरिक्त हम बात करें भारतीय स्रोतों की, तो भारतीय संविधान पर गांधी जी, B.R. अम्बेडकर और नेहरू और अन्य कई सारे भारतीय स्वतंत्र संग्राम के नेताओं का और संविधान सभा के नेताओं का स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है। साथ ही साथ भारतीय संस्कृति, भारतीय जो हमारी परंपराएं हैं, उनको भी संविधान में जगह दी गई, मूल्यों को जगह दी गई है। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे देश हैं जिनका भारतीय संविधान पर स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है। भारतीय संविधान की विदेशी स्रोतों में इंग्लैंड के संविधान का भारतीय संविधान पर काफ़ी स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। देखिए, भारत में इंग्लैंड के शासन का एक लंबा समय चला और भारतीय संविधान से पहले जो संविधान आए थे हमारे, वो सब इंग्लैंड से बनकर आए। 1935 का जो आपका शासन अधिनियम था वो सबसे विशाल
कानून था जो भारत में आया और भारतीय संविधान का स्रोत सबसे बड़ा कहलाता है। अतः स्पष्ट रूप से भारतीय संविधान पर इंग्लैंड के विधि का प्रभाव दिखाई देता है, लक्षित होता है। इस कड़ी में देखें कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो स्पष्ट रूप से हमें एक एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बताइए ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो नंबर 1 है हमारा संसदीय प्रणाली। भारतीय जो संसदीय प्रणाली है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वो इंग्लैंड की देन है। एक क्वेश्चन यहाँ से कई सारे बनते हैं हमारे। एक तो ये बनता है भारत ने अपने संसदीय प्रणाली का कहाँ से लिया, उसका आंसर है हमारा इंग्लैंड। तो भारतीय संसदीय प्रणाली इंग्लैंड की देन है। एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पर हमारा कि संसदीय प्रणाली किस देश में विकसित हुई या किस देश की देन है। तो मूल रूप से संसदीय प्रणाली का आविष्कार या विकास इंग्लैंड में ही हुआ है। दूसरी बात करें, एकल नागरिकता है। ध्यान रखें भारत में एक संघ है और उसकी 28 इकाइयाँ हैं और 8 आपके यूनियन टेरिटरीज हैं। इन सबको मिला के भारत संघ बनता है। उसके बावजूद भारत में नागरिकता का कंसेप्ट लिया गया है एकल नागरिकता है। इंग्लैंड में एकल नागरिकता है और भारत में भी एकल नागरिकता है। संघीय राज्यों में नागरिकता दोहरी होती है, जैसे यूएसए हुआ, जहाँ इकाई की राज्यों की नागरिकता अलग होती है और संघ की नागरिकता अलग होती है, किंतु भारत में एकल नागरिकता है। इसका अर्थ ये है कि यह आप क्या हैं, केवल भारतीय हैं, इंडियन है। आप इंडियन नेशनल सिटीजनशिप है हमारी, आप यूपीएन, पंजाबियन, बिहारियन नहीं हैं, एक ही नागरिकता है। तो ये कहाँ से ली गई है, इंग्लैंड से ली गई है। ध्यान रखें। विधि का शासन, ये क्वेश्चन खूब आता है। रूल ऑफ लॉ, तो रूल ऑफ लॉ को भी हमने इंग्लैंड से अडॉप्ट किया है। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक व्यक्ति कानून के द्वारा शासित होता है और सभी लोगों पर समान कानून लागू होता है। ये दिया गया है आपका इंग्लैंड से, जो हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14(1) का भाग है। तो ये प्रावधान लिए गए हैं। इसके अलावा हम देखें संसदीय प्रणाली लेने के कारण जो भी हमारी इसकी विशेषता है वो सब यहाँ से ले ली गई। सरकार का निर्माण हो, पीएम की स्थिति हो, सीएम की स्थिति हो, वो सब विधि निर्माण की जो प्रोसीजर है वो सब इसी का हिस्सा कहलाएगा। तो ये था हमारा इंग्लैंड से लिए गए कानून, याद रहेंगे। सेकंड जो आपका इम्पोर्टेंट देश है वो है यूएसए, अमेरिका। इसके संविधान के बहुत सारे प्रावधान भारतीय संविधान में लिए गए हैं और लक्षण उसके बहुत सारे स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। जैसे सबसे अधिक क्वेश्चन हमारा जो आता है वो है फंडामेंटल राइट से, मूल अधिकार किस देश से लिए गए हैं। तो इसका आंसर है यूएसए। ध्यान रखें, मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर और 35 तक वर्णित किए गए हैं। इन्हें हम मूल अधिकार कहते हैं। जो वे अधिकार जो जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हैं उन्हें मूल अधिकार कहा गया। और दुनिया में पहला देश था यूएसए जिन्होंने अपने नागरिकों को मूल अधिकार दिए। तो ये देखिए। दूसरा है स्वतंत्र न्यायपालिका। अमेरिकी संविधान की बहुत बड़ी विशेषता ये है कि वहाँ पर न्यायपालिका स्वतंत्र है, जबकि इंग्लैंड में ऐसा नहीं है। तो हमने कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका को स्वतंत्र रूप से अलग अलग किया और ये विशेषता हमने यूएसए से अडॉप्ट की, जिसमें स्वतंत्र न्यायपालिका को स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अधिकार दिया गया है। तीसरा देखिए, न्यायिक पुनरावलोकन है। न्यायिक पुनरावलोकन का तात्पर्य होता है कि सुप्रीम कोर्ट सरकार द्वारा, संसद द्वारा बनाए कानून को भी दोबारा से जांच सकता है, उनकी वैधता जांच सकता है। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट अपने कानून की वैधता को भी, अपने द्वारा दिए गए निर्णय की वैधता को भी दोबारा से जांच सकता है। इसे हम कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू। ये भी अमेरिका की ही देन है दुनिया को। और भारत ने भी, भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक्वायर किया है। कहाँ से किया है? यूएसए से किया है। आजकल हम देखते हैं कोई भी संसद से कानून जब बनता है तो एक ग्रुप जो इसके विरोध में होता है वो तुरंत जो है सुप्रीम कोर्ट इसकी न्यायिक पुनरावलोकन के लिए चला जाता है। तो ये विशेषता में आपके यूएसए से प्राप्त हुई है। अगली विशेषता देखिए, विधि का समान संरक्षण की विशेषता भारतीय संविधान में यूएसए के संविधान से अडॉप्ट की गई। एक तरफ हमने विधि का शासन लिया जहाँ प्रत्येक व्यक्ति विधि द्वारा शासित होता है, तो दूसरी ओर हमने देखा कि भारतीय गणराज्य में, भारतीय राज्य में ऐसे बहुत सारे समूह हैं लोगों के जो दूसरे समूह से पिछड़े हैं, कमज़ोर हैं। अतः उन्हें सबको एक ही कानून से हम
जो है शासित नहीं कर सकते, उनके लिए कुछ विशेष सुविधाएं छूट देना जरूरी है ताकि वो अपना विकास कर सके। उसके लिए हमने यूएसए से विधि का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की अवधारणा ली, जो संविधान के मूल अधिकार के आर्टिकल 14 का सेकंड पार्ट कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करें तो देखिए, संविधान के आरंभ होते ही एक नोट हमें देखने को मिलता है जो प्रियम्बल, उद्देश्य का प्रस्तावना कहलाता है। दुनिया में पहला लिखित संविधान का उदाहरण यूएसए का संविधान है और उन्होंने अपने संविधान में प्रस्तावना, संविधान के बारे में एक नोट लिखा जो प्रस्तावना कहलाया। अतः भारत में भी एक प्रस्तावना का कंसेप्ट रखा गया जो कहा गया कि कहाँ से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है, ये ध्यान रखेंगे। अमेरिका में प्रेसिडेंट होने के साथ साथ एक वाइस प्रेसिडेंट होता है, तो ये पोस्ट भी हमने यूएसए से ही लिए हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रावधान है जो यूएसए से, अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं, ध्यान रखें। आयरलैंड की बात करें तो आयरलैंड देखिए, इंग्लैंड के पास एक छोटा सा देश है जो इंग्लैंड क्या यूनाइटेड किंगडम का पार्ट रहा और उसके बाद अलग हुआ। आयरलैंड से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को अडॉप्ट किया है। इन्हें हम बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए हैं और ये संविधान के भाग 4 में वर्णित किए गए हैं। अगला संविधान है ऑस्ट्रेलिया का। देखिए, ऑस्ट्रेलिया भी एक संघीय राज्य का उदाहरण है जहाँ पर राज्यों के और संघ के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। तो महत्वपूर्ण विशेषता जो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है संविधान में, वो है शक्तियों का बंटवारा। ध्यान रखें, शक्तियों का बंटवारा संघ की प्रमुख विशेषता होती है, जहाँ संघ और राज्य के कार्य करने के जो विषय हैं उनको संविधान में संरक्षित किया जाता है और अलग अलग डिफाइन किया जाता है ताकि संघ और राज्य में कोई कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न ना हो। ऑस्ट्रेलिया में भी किया गया है, तो शक्तियों का बंटवारा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। साथ ही साथ देखिए, यहाँ पर केंद्र और राज्यों को अलग अलग काम करने के साथ साथ एक ऐसी सूची भी दी गई जिनमें दोनों संघ और राज्य कॉमन विषय हैं, इन पर दोनों कानून बना सकते हैं, जिसे समवर्ती सूची कहा गया। इसको भी भारतीय संविधान में स्थान दिया गया। 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची कहलाती है। ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ही अडॉप्ट की है, ली है। तो समवर्ती सूची ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। साथ ही साथ देखिए, प्रस्तावना का कंसेप्ट हमने लिया यूएसए से, लेकिन इसका जो प्रभाव है हमारे ऑस्ट्रेलिया की प्रस्तावना का प्रभाव भारतीय प्रस्तावना पर दिखाई देता है। अर्थात हम कह सकते हैं टर्मिनोलॉजी या प्रस्तावना की परिभाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान की प्रस्तावना से प्रेरित है। तो ये 3 प्रमुख विशेषताएं हमारी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई हैं। तीसरा देखिए, अगला देखिए, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में अधिकांश समानता है। दोनों ही इंग्लैंड द्वारा शासित रहे, भारत के समान ही, तो वहाँ भी इंग्लैंड द्वारा ही लागू की गई विधियाँ हैं। कनाडा की देखें तो कनाडा का देखिए हमने वहाँ से लिया है फेडरल। सबसे अधिक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है हमारा एग्जाम में वो ये है, भारतीय संघ किस के समान है। तो भारतीय संघ देखिए कनाडाई या कनाडा के संघ के समान है। तो भारत में संघीय प्रकृति या फेडरल स्ट्रक्चर कनाडा के संविधान से अडॉप्ट किया गया है। दूसरा देखिए, अच्छा विशेषताएं बताएं कनाडा के आपके संघ की। तो कनाडा का संघ में देखिए केंद्र शक्तिशाली है और राज्य कमज़ोर है। बिल्कुल सेम हमारे यहाँ भी केंद्र शक्तिशाली है और राज्य कमज़ोर है, जबकि यूएसए के संविधान का जो संघीय ढांचा है उसमें केंद्र कमज़ोर होता है, राज्य शक्तिशाली होते हैं। इसलिए हमने क्या किया, कनाडा को चुना। चूँकि भारतीय जो राज्य है, राज्य हमारा, उसकी प्रकृति अमेरिका से भिन्न है। यहाँ राज्यों को केंद्र में, संघ में बनाए रखने के लिए, अराजक तत्वों को समाप्त करने के लिए केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया है। शक्ति बंटवारा कनाडा में भी राज्यों में और संघ बीच बंटवारा किया गया है, अतः विशेषता हमने ली है। एक और विशेषता समवर्ती सूची की ऑस्ट्रेलिया से ले ली गई। एक और बात, वे शक्तियाँ जो किसी सूची में वर्णित नहीं हैं, रेसिडुअल पावर्स हैं, उन रेसिडुअल पावर्स को, अवशेष शक्तियों को कनाडा में केंद्र सरकार का अधीन दिया गया है। अतः हमने ये विशेषता वहाँ से ली। और भारत में भी वे शक्तियाँ, वे अधिकार जो 7वीं सूची में वर्णित नहीं है, वो संसद के अधीन कानून बनाने के लिए आते हैं, केंद्र सरकार के अधीन आते हैं। तो ये भी हमने कनाडा से लिया है। सोवियत रूस, देखिए इसे सोवियत संघ बोलते थे, आज से रूस कहते हैं।
1989 में विघटन के पूर्व ये USSR या सोवियत रूस कहलाता था, सोवियत संघ कहलाता था, फिलहाल रूस है। यहाँ से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज का कंसेप्ट लिया है जिसे मूल कर्तव्य कहते हैं। ये भारतीय संविधान के भाग 4A आर्टिकल 51A में वर्णित है और 42वें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में इसको जोड़ा गया है इंदिरा गांधी सरकार द्वारा। तो ये हमारा कला का इम्पोर्टेंट पार्ट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है कि बताइए मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, तो वो सोवियत रूस से लिए गए हैं। मूल कर्तव्य की विशेषता ये है कि ये सोशलिस्ट जो कंट्रीज होते हैं उनमें लागू होते हैं, जो पूंजीवादी देश हैं उनमें मूल कर्तव्य जैसी भावनाएं नहीं होती। अगला है हमारा साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के संविधान से भी भारतीय संविधान में विशेषताएं ली गई, जैसे संविधान में जो संशोधन करने की प्रोसीजर है, प्रक्रिया है, वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित है। जर्मनी के संविधान से देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रावधान है, बहुत अधिक एग्जाम में आता है। ये हमने आपातकाल के प्रावधान वो लिए गए हैं जर्मनी के संविधान से। आपातकाल इमरजेंसी प्रोविजंस को जर्मनी के संविधान से, इसे वाइमर का संविधान कहते हैं। तो जर्मनी के वाइमर के संविधान से भारत के संविधान में आपातकाल के प्रावधान लिए गए हैं। ये प्रावधान भाग 18 में आर्टिकल 352 से लेकर और 360 तक वर्णित हैं, लिए गए। इससे पहले हम देखें तो ये प्रावधान 1935 के अधिनियम में ले लिए गए थे और इन्हें एजिट भारत में संविधान में लागू कर लिया गया। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जहाँ जर्मनी ना हो तो भारत शासन अधिनियम 1935 आपका आंसर हो सकता है। ये रहे हमारे पार्ट की बात करें। एक और देश देख लेते हैं, फ्रांस। फ्रांस से आजकल कई बार क्वेश्चन आने लगा है कि बताइए फ्रांस से हमने कौन से हमारे जो है आदर्श लिए हैं। तो फ्रांस की जो क्रांति हुई थी तो वहाँ पर उनके 3 मुख्य वाक्य, आपके जो वाक्य था उनके 3 शब्द मुख्य थे। एक तो लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये हमने वहाँ से लिए और इन्हें अपने प्रस्तावना में जगह दी। तो ये जो शब्द है हमारे, ये इन्हें हमने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जगह दी है। तो ये थे हमारे संविधान पर पढ़ने वाले विदेशी प्रभाव। बहुत अधिक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये क्वेश्चन खूब आता है, इसे आप समझें। अगली विशेषता बात करते हैं और ये है हमारी संविधान की संशोधनीय प्रकृति क्या है। तो देखिए संविधान को संविधान की संशोधन प्रक्रिया के आधार पर रखा जाता है कम कठोर और अधिक लचीला। तो भारतीय संविधान कम कठोर अधिक लचीला कहलाता है, पार्टली रिजिड पार्टली फ्लेक्सिबल संविधान की श्रेणी में आता है। ये जो विशेषता है किस आधार पर वर्णित की जाती है, कैटेगराइज की जाती है, तो वो है संविधान में संशोधन की विधि। देखिए कोई भी संविधान स्थायी नहीं होता, उसमें संशोधन की आवश्यकता महसूस की जाती रहती है समय समय पर, क्योंकि समाज बदलता रहता है तो कानूनों को भी बदलने का महत्व आता रहता है। अतः देखिए तो संविधान में संशोधन के तरीके हैं उनके आधार पर ये होता है। तो संशोधन की विधि अगर आसान है तो संविधान लचीला कहलाएगा, और संविधान में संशोधन करना मुश्किल है, कठोर है, अधिक कठोर विधि है, तो उसको हम बोलते हैं कठोर संविधान कहते हैं। अगर यही कठोरता ज़्यादा आ जाती है तो कह देते हैं कि संविधान सबसे कठोर है। तो देखिए क्वेश्चन आता है सबसे कठोर संविधान किस देश का है, तो वो USA का है। और अगर संविधान में संशोधन करना बहुत ज़्यादा आसान है, संसद मनचाहे तरीके से कोई भी संशोधन कर सकती है, तो उसे बोलते हैं सबसे लचीला संविधान। और ये आता है आपका इंग्लैंड का संविधान जो है वो विश्व का सबसे लचीला संविधान है। इंग्लैंड में संसद संप्रभु है, इंग्लैंड की संसद जो चाहे आपका संविधान में संशोधन कर सकती है। अतः इंग्लैंड का संविधान सबसे अधिक लचीले संविधान का उदाहरण है। भारतीय संविधान इस कैटेगरी में आएगा, क्यों आएगा वो देखते हैं। संविधान में संशोधन कौन कर सकता है, अगला प्रश्न उठता है, कौन सी संस्था संविधान में बदलाव कर सकती है, संशोधन कर सकती है, तो वो है भारतीय संसद। भारतीय संसद ही एकमात्र संस्था है जो भारतीय संविधान में संशोधन कर सकती है। तो ध्यान रखें, इसके अलावा कोई और संस्था नहीं है। इम्पोर्टेंट
टॉपिक है, क्वेश्चन है जो ज़्यादातर एग्जाम में आता है, संसद करेगी। दूसरा प्रश्न उठता है कि संशोधन की प्रक्रिया क्या है। अच्छा, संशोधन की प्रक्रिया वैसे हमने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि आपके दक्षिण अफ्रीका से ली गई है और संशोधन की प्रक्रिया को भारतीय संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 में वर्णित किया गया है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन खूब आता है। आर्टिकल ध्यान रखें, पार्ट ध्यान रखें, कहाँ पर ये वर्णित है। तो पूरे संविधान में संशोधन करने की शक्ति आर्टिकल 368 से निकलती है जो प्राप्त है भारतीय संसद को। संविधान में संशोधन के तरीके कितने हैं, क्वेश्चन आता है कितने प्रकार से भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तो ध्यान रखें केवल 3 तरीके हैं, 3 प्रकार से भारतीय संविधान में संशोधन हो सकता है, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। वो क्या क्या है संविधान में, देखिए संशोधन के 3 तरीके हैं। एक कहलाता है साधारण बहुमत से बाय द सिंपल मेजॉरिटी, दूसरा है विशेष बहुमत से स्पेशल मेजॉरिटी, और तीसरा है विशेष बहुमत व आधे राज्यों की सहमति। तो स्पेशल मेजॉरिटी विद कंसेंट ऑफ हाफ स्टेट्स। तो ये रहेगा हमारा तीनों में कैसे कैसे हैं, कैसे कैसे हम बहुमत प्राप्त करते हैं। तो देखिए पहला है साधारण बहुमत द्वारा। इसमें क्या होता है, संसद के दोनों, किसी भी संविधान संशोधन को होने के लिए संसद के दोनों सदनों से अलग अलग पारित होना आवश्यक होता है, अतः मेजॉरिटी भी अलग अलग सदन में ही सिद्ध करनी होती है। राज्यसभा लोकसभा दोनों की अलग अलग मेजॉरिटी चाहिए होती है। पहला है सदन में साधारण बहुमत द्वारा, तो सदन में उपस्थित व मत देने वालों का 50% से अधिक बहुमत चाहिए होगा। जैसे राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं, अगर 245 सदस्यों में से हम देखें 240 सदस्य ही प्रेजेंट हैं और वोट करते हैं, तो बहुमत जो होगा वो इसका आधा हो जाएगा। इस तरह से 121 सदस्य हो जाएगा। तो 121 सदस्यों का बहुमत आपका जो है चाहिए होगा उस विधेयक को पारित होने के लिए राज्यसभा में। ये कहलाएगा आधे से अधिक। अच्छा, क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से प्रावधान इस तरीके से संशोधित किए जाते हैं। तो देखिए संविधान में भाग 1 का आर्टिकल 2 और 3 जहाँ पर राज्य की बात की गई है, नए राज्य का निर्माण, राज्य का प्रवेश, नाम में परिवर्तन और सीमा क्षेत्र में परिवर्तन जैसे जो विधेयक हैं, संशोधन हैं, वो साधारण बहुमत से पारित कराए जा सकते हैं। इसके अलावा देखिए अनुसूची 5 और 6 को भी इसी तरीके से संशोधित कराया जाएगा। साथ ही साथ किस राज्य की भाषा क्या रहेगी, राजभाषा, अनुसूची 8 का विषय भी इसके द्वारा ही संशोधित किया जा सकेगा। तो ये कहलाएगा साधारण बहुमत। बहुत कम विषयों के चाहिए, बहुत आसान है, ज़्यादा टिपिकल नहीं, इसलिए से हम बोलते हैं लचीला। दूसरा हम देखें मध्यम स्तर में आता है हमारा विशेष बहुमत। विशेष बहुमत से स्पेशल मेजॉरिटी से कौन कौन से संशोधन हो सकते हैं। तो इसमें ये आता है सदन के उपस्थित व मत देने वालों का 2/3 बहुमत चाहिए होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा रिजिडनेस बढ़ाई गई है, 2/3 बहुमत किया गया है ताकि संसद अल्प मत में ही बहुत सारे बड़े बड़े संशोधन ना कर दे, तो इसलिए 2/3 का स्पेशल मेजॉरिटी लगाई गई है। ऐसे प्रावधान देखिए कौन कौन से हैं। मूल अधिकार, डीपीएसपी जैसे संविधान के अधिकांश प्रावधानों को हमारे इसी विधि द्वारा संशोधित किया जाता है, जो थोड़ा सा टफ है। तीसरी विशेषता जो संविधान के संशोधन की है वो है विशेष बहुमत से पारित कराना होगा राज्यसभा और लोकसभा में। साथ ही साथ आधे राज्यों की सहमति, तो उस विधेयक पर आधे राज्यों की सहमति लेना अनिवार्य होगा। ये कहलाएगा विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति। तो ये देखिए इसमें कौन कौन से हमारे विधेयक या संशोधन आएंगे। तो देखिए भारतीय गणराज्य है जो एक संघीय प्रकृति रखता है, इसमें संघ और राज्य दोनों हैं, दोनों को संविधान में अलग अलग अपने अपने अधिकार कार्य करने के क्षेत्र दिए गए हैं, अतः कोई किसी के कार्य क्षेत्र में बाधा उत्पन्न ना करे। अगर ऐसा कोई प्रावधान है जो संघीय प्रवृत्ति को, संघीय प्रकृति को बदलाव करता है, संशोधन करता है, तो उसमें राज्यों की भी सहमति आवश्यक होगी।
इसलिए देखिए, तो इसमें आएगा संघीय प्रावधान अगर कोई संशोधन होता है तो वो जो है इस विधि से पारित कराया जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन एक संघीय प्रकृति का उदाहरण है, जिसमें राज्य विधानसभाओं के सदस्य भी वोट करते हैं और लोकसभा राज्यसभा के वोट करते हैं। संघ और राज्य दोनों मिलकर राष्ट्रपति को चुनते हैं। अगर इसमें कोई बदलाव हो रहा है तो राज्यों से भी सहमति ली जाएगी। संघ राज्य संबंध, तो संघ राज्य संबंध का जो विषय है, चाहे वो आपका विधायी हो या आर्थिक हो, वो सारे विषय इस तरह से आपके यहाँ पर भी संशोधित किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पूरे देश के साथ साथ हर राज्य को प्रभावित करता है। अतः सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के प्रावधान भी आपके इसी विधि से पारित कराए जाएंगे। वित्त आयोग के प्रावधान हो, टैक्सेशन के प्रावधान हो, जैसे आपने देखा था GST विधेयक को 17 राज्यों से पारित कराया गया था। तो ये आपके कुछ इम्पोर्टेंट प्रावधान है जो तीसरी विधि से पारित कराए जाते हैं। तो इससे हम देखा ये आपके संशोधन के तरीके थे, 3 तरीके। इसके अलावा और कोई तरीका संविधान में संशोधन का नहीं है। हाँ, बहुमत के प्रकार हैं सब आपके संसद में कि कितने प्रकार से और भी बहुमत प्राप्त किए जाते हैं, लेकिन संशोधन के दौरान यही 3 बहुमत उपयोग में लाए जाएंगे। अगर हम बात करें संशोधन की, तो भारतीय संविधान में संशोधन आपके कितने हो चुके हैं। पहला संशोधन की हम बात करें तो फर्स्ट अमेंडमेंट भारतीय संविधान में पहले साल में ही कर दिया गया। 1951 में पहला संशोधन कर दिया गया। दूसरा, अब लेटेस्ट की हम बात करें, वर्तमान में अभी हमारा 104वां संशोधन हुआ है 2019 में, जो कि आपका जनरल क्लास को रिजर्वेशन की बात की गई थी। रिजर्वेशन 10% की बात की गई थी। तो ये हमारा 104वां संशोधन था। तो कुल मिला के 104 संशोधन भारतीय संविधान में हो चुके हैं और अभी भी कई संशोधन आपके लाइन में लगे हुए हैं, जो अगले हम सत्र में देखेंगे कि क्या क्या होता है। तो ये थी हमारी विशेषता संविधान की। ओके।